कुछ वक्त पहले इसी क्राइम तक कहानी में मैंने एक इंटरव्यू दिखाया था आपको। राजकुमार राव बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और यहीं गुरुग्राम के रहने वाले हैं, और तब मुझे पता चला था कि राजकुमार राव भी वारदात और कहानियाँ भी सुनते हैं और देखते हैं। तो उनकी एक फिल्म आ रही थी हिट द फर्स्ट केस, उसी सिलसिले में इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू अब भी क्राइम तक पे पड़ा होगा। तो वो फिल्म थी एक मर्डर और किडनैपिंग की। वो आई, फिल्म चली भी गई, वेब सीरीज़ अब किसी शायद नेटफ्लिक्स पे है। लेकिन आज मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसको आए हुए करीब 1-2 साल से ज़्यादा तो हो गए होंगे। उसी वेब सीरीज़ को कुछ और लोगों ने किसी और नज़रिए से देखा, और जब उस नज़रिए से देखा तो उसके बाद एक जुर्म हुआ, एक क्राइम हुआ। आज कहानी उसी क्राइम की है। रब्बूपुरा ग्रेटर नोएडा में वही जगह है जो कुछ वक्त पहले मशहूर इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान की जो सीमा है उसी रब्बूपुरा के रहने वाले सचिन के पास आई थी। तो रब्बूपुरा ये इलाका है, उसी रब्बूपुरा के करीब की ये कहानी है। एक शख्स वहाँ रहते हैं जिनका नाम है कृष्ण कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार शर्मा के 5 बच्चे हैं। सबसे छोटा उनका जो बेटा है उसका नाम है कुणाल शर्मा। पूरी फैमिली ठीक ठाक और सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में अपना उनका एक छोटा सा होटल जिससे पूरा घर का खर्चा निकल जाता और कोई दिक्कत नहीं थी। जो कुणाल 15 साल उसकी उम्र 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, होनहार छात्र था, और वो कहता था कि मैं बड़ा होकर IAS बनूंगा। आज इत्तेफाक की बात है, आज 10 मई है। आज ही के दिन कृष्ण कुमार शर्मा की सबसे बड़ी बेटी की शादी थी 10 मई को, यानी कि कुणाल की बड़ी दीदी की शादी। आज उनके गांव में बारात आनी थी, लेकिन वो अब शादी टल गई है। उसकी वजह यह है कि 1 मई की दोपहर की बात है, लगभग 2:47 का वक्त हुआ था। इसी रब्बूपुरा में उनका अपना एक होटल था। शादी का घर में माहौल, तो इसलिए घर वाले सब खरीदारी और बाकी चीज़ों में लगे हुए थे। होटल पे 15 साल का कुणाल बैठा हुआ था। पिता ने कहा कि तुम बैठो, वो कहीं बाहर गए थे, बाकी रिश्तेदार भी बैठते थे। तभी दोपहर के 2:47 पर एक लड़की होटल में आती है। अपना चेहरा उसने दुपट्टे या स्कार्फ से ढका हुआ था और आकर वो रोटी और पनीर का ऑर्डर देती है। उसके बाद जब वो पैक करके उसको दे देते हैं तो लड़की उसी होटल में बैठे 15 साल के कुणाल से कहती है कि कुछ और भी हमें सामान चाहिए। तो गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सामने वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे। तो उसने कहा ज़रा उनसे पूछ लो तुम क्या क्या चाहिए। चूँकि एक लड़की थी, कुणाल को भी लगा, उसने कहा ठीक है दीदी चलिए। अब कुणाल लड़की के साथ साथ चल रहा है। सड़क के उस पार एक गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी के करीब में एक शख्स खड़ा है जो अपने आप को विकलांग, मतलब वो चल रहा है तो उसका एक पैर खराब लग रहा है, वो लंगड़ा कर चल रहा है और वो गाड़ी के बराबर में खड़ा हुआ लगातार। जैसे ही वो लड़की कुणाल को लेकर उस गाड़ी के पास जाती है, गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलती है, अचानक वो जो अब तक लंगड़ा रहा था शख्स, वो बड़ी तेज़ी से गाड़ी के करीब आता है और कुणाल अंदर जो भी मुसाफिर बैठा था उससे झुक कर बात करने की कोशिश करता है। उससे पहले वो ये लोग इसे धक्का देते हैं। गाड़ी के अंदर तेज़ी से लड़की बैठती है, तेज़ी से वो लंगड़ा शख्स बैठता है और गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। भारी दोपहर में एक होटल के सामने से 15 साल के एक बच्चे का किडनैप हो चुका था। और इसी कहानी पर याद आया, सुपरस्टार राजकुमार की किडनैपिंग हुई थी और तस्कर जो चंदन का सबसे बड़ा अपने देश में माना जाता है, वीरप्पन, उसने सुपरस्टार साउथ की फिल्मों के राजकुमार, उनका किडनैप किया था। ये पूरी कहानी किडनैपिंग ऑफ ए सुपरस्टार राजकुमार कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और आप इसे वहाँ सुन सकते हैं। कुकू FM एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू FM की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त।
ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। अब कुणाल को लेकर चले गए, किसी को पता ही नहीं, सबको ऐसा लगा पहली नज़र में देखकर, क्योंकि जब दरवाज़ा खुला तो एक तरफ से लड़की ने, एक तरफ से उस जो अपने आप को विकलांग दिखा रहा था उसने उस दरवाजे और कुणाल को अपनी ओट में ले लिया। दूर से किसी ने देखा ही नहीं कि वो उसको जबरन अंदर कर रहे हैं। उसका दरवाज़ा बंद और चले गए, ऐसा लगा कुणाल अपनी मर्जी से बैठा है। अब दुकान पे कोई नहीं, किसी ने देखा, नोटिस किया, घर वालों को खबर दी। शाम के 4 बज गए, 5 बज गए, कुणाल लौटा नहीं। पिता को खबर दी गई, पिता परेशान, क्योंकि वो बड़ा जिम्मेदार शख्स था। अब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इधर उधर तमाम जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। उसका मोबाइल भी बंद था। तब उन्हें फिक्र हुई, उन्होंने फ़ौरन उसी शाम यानी 1 मई को जाकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखा थी कि उनका बेटा शाम को उन्हीं के होटल के सामने से मिस हो गया। और जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया था एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी में उसको लेकर चले गए थे। तो उस गाड़ी का मेक हुलिया सब कुछ लोगों ने देखा था, बता दिया। कुछ लोगों ने गाड़ी का नंबर भी नोट किया था, बट वो नंबर जब पुलिस ने चेक किया तो फेक निकला। अब वहाँ पे कुछ सीसीटीवी फुटेज कैमरे थे, पुलिस ने उसको खंगाला आकर। पहले तो ये सब अगले दिन की बात है, पुलिस वाले ने कहा कि 1 मई की बात हो रही है, आ जाएगा, कहीं गया होगा। 1 मई गुजर गया, उसके बाद नेक्स्ट डे 2 मई है। फिक्र हुई घर में शादी होनी है, तो पुलिस वाले ने थोड़ा फिर अपनी मेहनत दिखाई। उसका जब देखा तो उन्होंने देखा कि एक सीसीटीवी कैमरे, जो होटल के पास एक सीसीटीवी कैमरा था इन्हीं होटल वालों का, लेकिन वो कैमरा बंद था। अब दूर और कहीं देखना शुरू किया तो इत्तेफाक से एक और कैमरा मिला। उस कैमरे में देखा कि इस सीसीटीवी कैमरे को बंद करता हुआ एक बच्चा नज़र आ रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात थी, सीसीटीवी कैमरे को बंद कर रहा है एक बच्चा। अब उस बच्चे की शिनाख्त हुई, पुलिस गई, उसने कहा क्यों, तो उसने कहा मैं खेल खेल में कर रहा था। लेकिन वो गाड़ी दिखी, गाड़ी में वो नंबर प्लेट दिखा, वो नंबर प्लेट फेक मिला। अब पुलिस तलाश कर रही है, कहीं कोई सुराग नहीं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, बच्चे का पता नहीं चल रहा है। लोगों का गुस्सा, अब लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब पुलिस भी आसपास तमाम लोग पूछ रही है आपकी कोई दुश्मनी, कुछ पता ही नहीं। धीरे धीरे कुछ पुलिस ने जितने अपने मुखबिर और सारे थे सबको लगा दिया इस काम पर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 मई को गायब हुआ बच्चा, 4 दिन बीत गए, 5 मई की तारीख आई। 5 मई को इस होटल से लगभग 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के कनाल में एक लाश मिलती है। लाश की खबर जब ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिलती है, पुलिस की टीम जाती है, लाश देखती है, लाश एक बच्चे की थी। घर वालों को दिखाया जाता है, वो पहचानते हैं कुणाल की मौत हो चुकी थी। घर वालों का बुरा हाल। 5 दिन के बाद अब शादी थी, 5 मई को लाश मिली है। 15 साल का एक होनहार बेटा, उसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके सर पे वजनी चीज़ से मारे गए, उसके जिस्म पर 5 से ज़्यादा चाकू के घाव हैं। अब पुलिस और कपड़े उसके शरीर पर कुछ भी नहीं, लाश बिल्कुल नंगी हालत में मिली। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। अब जितने आसपास के और बुलंदशहर से लेके वहाँ तक के सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको खंगालना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तभी फिर पुलिस ने सोचा कि जिस गाड़ी में लेकर गए थे उसकी नंबर प्लेट तो अलग है, लेकिन उस गाड़ी में कुछ ऐसी तो निशानी होगी जिसको देखकर उस गाड़ी तक पहुंचा जा सके। अब पुलिस ने उस गाड़ी को ज़ीरो इन करके, जूम करके उसकी हर चीज़, हर मेक देखने की कोशिश की। तो जब गाड़ी को देखने की कोशिश की तो फिर उस गाड़ी से कुछ क्लू मिला। इसके बाद पुलिस ने अपने सारे आसपास के इलाके में सारे पुलिस वालों और 11 टीम बना दी गई, ढूंढो ढूंढो। तभी पुलिस को पता चला कि उसी गाड़ी में से कुछ लोग 2 दिन पहले की बात है, 8 मई को गुजरने वाले हैं। उस पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। अचानक वही गाड़ी आई, स्विफ्ट गाड़ी थी वो। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। गाड़ी से उतरकर 3 लोग भागे। पुलिस ने उन तीनों को पकड़ लिया, हालांकि 2 को बाद में पकड़ा। पहले शख्स जिसने गोली चलाकर भागा, पुलिस ने जवाबी गोली चलाई, उसको लगी पैर में। यूपी में इनकाउंटर करते वक्त हमेशा गोली पैर में लगती है, तो उसको भी पैर में गोली लगी। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा, बाद में उसके 2 साथियों को और पकड़ा।
फिर उनसे पूछताछ हुई, उनसे पूछताछ के बाद कुछ और लोगों को पकड़ा और फिर गिरफ्तारी हुई एक लड़की की, एक लड़की जो शायद आने वाले वक्त में डॉक्टर होती, क्योंकि अब इस केस से अगर वो बेदाग नहीं निकली तो कभी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाएगी। ये एक MBBS की स्टूडेंट थी और अगले कुछ सालों में डॉक्टर बनने वाली थी। अब उस लड़की, इस एनकाउंटर, कुणाल की किडनैपिंग, इन सब का आपस में क्या लेना देना। तो जब एक एक कर सभी ने मुंह खोला और उसके बाद इनसे पूछताछ हुई तो फिर एक कहानी आई। कहानी दो रिश्तेदारों की आपसी अदावत, आपसी दुश्मनी की। कहानी कुणाल के पिता कृष्ण कुमार शर्मा और उनके एक रिलेटिव मनोज शर्मा की। कुछ वक्त पहले कृष्ण कुमार शर्मा मनोज कुमार शर्मा के फादर के होटल में काम किया करते थे, एक स्टाफ के तौर पर। धीरे धीरे वक्त बीता। मनोज कुमार शर्मा के फादर ने कृष्ण कुमार शर्मा से कुछ, उन्होंने ज़मीन वमीन बेची तो करीब 23 लाख रुपए उधार लिए अपना कुछ बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। बट धीरे धीरे वक्त ऐसा आया कि उन्होंने पैसे नहीं लौटाए। कृष्ण कुमार शर्मा ने पैसे की मांग की। उन्होंने कहा मुझे भी ज़रूरत है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई है। तो अब ये था कि अच्छा, पैसे लेन देन सब सबूत थे, वहाँ गांव पंचायत को भी पता है। तो ये वक्त अब उनके पास, मनोज शर्मा के फादर के पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। तो अब क्या किया जाए? तो फिर एक समझौता हुआ कि ठीक है, पैसे नहीं है, जो होटल है मनोज शर्मा के पिता का वो आप ले लो पैसे के बदले में। तो मनोज का वो होटल अब कृष्ण कुमार शर्मा का होटल हो गया। समझौता हो गया, उसके बाद उस होटल पे अब कब्जा हो गया। अब कृष्ण कुमार शर्मा उसी होटल को चलाने लगे और ये वही होटल था जहाँ से कुणाल, उनके बेटे का किडनैप हुआ था 1 मई को। तो समझौता तो हो गया, होटल तो दे दिया, लेकिन मनोज को ये बात हजम नहीं हुई। उसके मन में एक बदला लेने की भावना आ गई कि पैसे के बदले हमारे होटल पे कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे वो उस बदले की आग में जलता रहा। उसने कहा कैसे बदला लूँ। और ये मनोज, जो कुणाल शर्मा 15 साल का बच्चा, उसका अपना सगा ममेरा भाई है, कज़न है। फिर उसने कहा बदला तो लेना है, पर कैसे लूँ और ऐसा क्या बदला लूँ कि ज़्यादा तकलीफ़ हो कृष्ण कुमार शर्मा को। इसके बाद वो बैठा और पिक्चरें देखनी शुरू की साउथ इंडियन। फिर उसने वेब सीरीज़ देखनी शुरू की और अचानक एक दिन उसकी नज़र नेटफ्लिक्स पर हिट द फर्स्ट केस, राजकुमार राव की उससे फिल्म पर पड़ी। जब उसने पूरी फिल्म देखी, उस फिल्म में से आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जो नहीं देखी उसमें ये बताता हूँ कि कैसे एक क्राइम को करने के बाद क्रिमिनल बचने के तमाम तरीके अपनाता है। यही हिट द फर्स्ट केस में। तो उसने सारी चीज़ें देखी कि कैसे हम बच सकते हैं। सब देखने के बाद एक और उसका साथी था जिसने भी 2 लाख रुपए कृष्ण शर्मा से ले रखे थे, वो भी लौटाना नहीं चाहता था। उसने कहा इस बदले में शामिल हो। उस साथी की एक गर्लफ्रेंड थी, एक दोस्त थी जो MBBS की स्टूडेंट थी। उसने कहा तुमको भी शामिल होना है। क्यों? इसलिए कि एक बच्चे को किडनैप करना है तो एक लड़की साथ में हो तो जनरली लोग शक नहीं करते। ये प्लानिंग पूरी हिट द फर्स्ट केस और बाकी की फिल्मों और क्राइम थ्रिलर से चल रही आइडिया लेकर। अब ये हुआ कि ठीक है, लड़की भी आ गई, कुछ लोग जुड़ गए, अब कैसे बचना है, क्या करना है। तो ये हुआ कि पहले सब हुलिया बदलेंगे, बाल कुछ अलग होंगे, दाढ़ियाँ कुछ बढ़ा ली जाएंगी, और चाल तक पे कि अगर कभी CCTV में आए और कोई देखे बोले कि अरे ये तो वैसे वो चलता है, तो चाल भी बदलनी है। तो खुद मनोज इसमें लंगड़ा बना था, विकलांग, ताकि अगर CCTV में देखे तो वो देखे कि ये तो कोई लंगड़ा कर चल रहा है, कोई दिव्यांग है, जबकि वो वही था। तो उसने वो भी एक्टिंग की। ये सब करने के बाद इन सबको ये पता था कि कहीं से भी फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है। तो फिंगरप्रिंट्स के लिए इन्होंने सारे इंतज़ाम किए। CCTV में आ सकते हैं, तो उन्होंने एक बच्चे को लालच देकर, जिसे कुछ पता नहीं इस आइडिया का, उन्होंने कहा ये होटल के सामने से ही किडनैप करना था, इस CCTV कैमरे को बंद कर दे। और उसने जाकर बंद कर दिया। उसके बाद प्लान के तहत ये जाते हैं 1 मई की दोपहर 2:47 पर। वो MBBS की स्टूडेंट एक रोटी और पनीर ऑर्डर करती है, बाकी ऑर्डर के लिए कुणाल को अपने साथ लाती है, कार के पास उसको किडनैप करती है और वो लोग निकल पड़ते हैं।
कार का नंबर फेक था। कुछ आगे जाते हैं, फिर से ये कार का नंबर बदलते हैं, क्योंकि इतने अलर्ट थे कि क्या पता पुलिस फ़ौरन अगर एक्टिव हो गई तो अगले 1-2 घंटे में इस नंबर को कहीं भी फ्लैश किया जा सकता है। पर पुलिस तो अगले दिन एक्टिव हुई थी, तो उन्होंने फिर नंबर प्लेट बदले। गाड़ी के सारे शीशों पर इन्होंने ब्लैक पेपर लगा रखे थे ताकि अंदर की कोई चीज़ ना आए। बट कुणाल को गाड़ी में डालते ही सबसे पहले उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया, बेहोशी की दवा दी। MBBS की स्टूडेंट इसमें काम आई। वो बेहोश हो गया, उसके हाथ पैर बांधे और फिर एक जगह गाड़ी रोक कर उसको डिक्की में डाला। फिर उन्हें लगा कि नहीं, पुलिस कहीं पे तलाशी भी ले सकती है, तो क्या करें। उन्होंने पहले से एक ट्रॉली बैग खरीदी हुई थी। ट्रॉली बैग को खोला, उस ट्रॉली बैग में उस बेहोश कुणाल को डाला, बंद किया और डिक्की में रख दिया। सोच ये थी कि अगर कहीं चेकिंग भी हो तो एक लड़की है, कुछ लड़के हैं, फैमिली हैं, इसमें कपड़े होंगे, उसके ऊपर कुछ कपड़े डाल दिए, कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद ये भटकते रहे। फिर एक जगह एक अपने फ्लैट पर ले गए इस गाड़ी को फ्लैट पर ले जाने के बाद बैग में से कुणाल, उसके बाद फ्लैट के अंदर गए। वहाँ ले जाने के बाद इन्होंने कुणाल के सर पे किसी तेज़ चीज़ से हमला किया, फिर चाकू से उसको मार डाला। कत्ल करने के बाद फिर वापस बैग में कुणाल को पैक किया, गाड़ी में बैठे कई जगह के राउंड मारते रहे। मारते उसके बाद फिर ये पहुंचते हैं बुलंदशहर के पास एक कैनाल में। अब वहाँ जाने के बाद इन्हें याद आता है कि हिट द फर्स्ट में ये भी है कि फिंगरप्रिंट्स लाशों से भी बरामद की जा सकती है। इन्होंने सारे कपड़े उतारे, डिटॉल लाया, उससे पूरे पानी में डालकर पूरी बॉडी को साफ़ किया ताकि बॉडी पे कोई उंगलियों के निशान ना हो। सारी बॉडी को साफ़ करने के बाद उन्हें लगा कि अब सारे फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हैं। फिर उन्होंने लाश को कैनाल में फेंक दिया कि ये बहकर कहीं भी चली जाएगी और मिलेगा नहीं। बैग को वहीं उन्होंने फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अपने सारे कपड़े जो इन्होंने क्राइम करते वक्त किए थे वो सारे कपड़े फेंक डाले। और सब कुछ करने के बाद अब उन्हें लग गया कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। इधर एक पार्ट था। दूसरा पार्ट ये कि जब 1 मई को कुणाल गायब हुआ तो यही मनोज, उसका मेरा भाई, वो घर पहुंचता है कृष्ण कुमार के, और वो भी उस तलाश करने वाली पार्टी में शामिल हो जाता है। वो भी हैरान, कहाँ गया हमारा भाई, ढूंढ रहा है। जब 5 तारीख को लाश मिलती है तो उस लाश को लेने के लिए जब लोग जाते हैं तो खुद मनोज भी जाता है, वो भी साथ आता है, अंतिम संस्कार में भी साथ होता है। लेकिन जब उसका असली चेहरा सामने आता है तो पूरा गांव, पूरा परिवार सब सन्न है कि जो शख्स पहले दिन से कुणाल को ढूंढने में जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लगातार भाग रहा था, जो लाश आने तक पे साथ था, रो रहा था, असली कातिल तो वही था। कुणाल की मौत हो गई और इत्तेफाक से आज जिस दिन कहानी सुना रहा हूँ, आज 10 मई, आज उस घर से एक डोली उठनी थी। लेकिन डोली से पहले 5 दिन पहले वहाँ से अर्थी उठी और अभी शादी टल गई है। यहाँ भी वही पैसे का लालच। अब इस पैसे का क्या करेगा? अगर मनोज को मिल भी जाए, उम्र जेल में कटनी है। लेकिन बार बार वही कहता हूँ, मतलब खुद पुलिस उलझी हुई थी। और ये वो कहानी है जिसके किरदार को लेकर आप KBC खेल सकते हैं। शीना बेओरा कौन, पीटर मुखर्जी कौन, इंद्रानी मुखर्जी कौन, संजीव खन्ना कौन, राहुल कौन, मिखाइल कौन, सिद्धार्थ दास कौन, कौन किसकी बीवी, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी बहन, कौन किसकी साली, कौन किसकी मंगेतर, कौन किसका बाप। मतलब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो इस खूनी कहानी के साथ न जुड़ा हो। और इसीलिए खुद मुंबई पुलिस भी बड़ी उलझन में थी। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा, कोशिश करूंगा बिल्कुल आम लफ्ज़ों में आपको ये कहानी सुनाऊं और इस कहानी के पीछे का पूरा सच जो है वो बताऊं। शीना बोरा मर्डर केस के बारे में आप सब जानते हैं, आपने सुना, देखा। मैं खुद मुंबई में था उस दौरान और मैं 10 दिन तक खार पुलिस स्टेशन के बाहर ही सुबह से शाम तक खड़ा रहता था, क्योंकि सारी जो पूछताछ हो रही थी खार पुलिस स्टेशन में हो रही थी। या तो खार पे होता था या फिर पीटर मुखर्जी के घर पे होता था, जहाँ पे भी पुलिस का आना जाना था। मैं, मेरी टीम में शिवेंद्र श्रीवास्तव, सुप्रतीम बनर्जी, हम दिल्ली से गए थे, जबकि मुंबई में साहिल जोशी, मुस्तफ़ा शेख और बाकी जो वहाँ की टीम, हमारी बहुत अच्छी टीम है, वो लोग मुंबई से थे। तो हम मतलब
पूरी टीम डेडिकेटेड थी इस स्टोरी पे, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट था इस स्टोरी में। तो उस दौरान 10 दिन मुंबई में रहे, अच्छा भी लगा। तो कुल मिला के ये कहानी कैसे शुरू हुई और कहानी कैसे अंजाम तक पहुंची, ये मैं आपको सिलसिलावार बताता हूं। बात जून 2015 की है। राकेश मारिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। एक दिन वो दफ्तर में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक गुमनाम फ़ोन आता है। फ़ोन किसी लड़की ने किया। वो लड़की राकेश मारिया से कहती है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 साल से गायब है, वो अपने घर पे नहीं है, ना अपने किसी रिश्तेदारों से ना किसी के संपर्क में है, और उसका मर्डर हो चुका है। और उसका मर्डर किसी और ने नहीं कराया, बल्कि खुद उसकी माँ इंद्रानी मुखर्जी ने कराया। आप इसकी जांच कीजिए। ये कहकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। राकेश मारिया बहुत ही मुंबई पुलिस के इंटेलिजेंट अफसरों में उनकी गिनती होती है। 26/11 की पूरी जांच उन्होंने की थी। जब 93 ब्लास्ट की जांच हो रही थी तो संजय दत्त से पूछताछ करने का काम भी राकेश मारिया ने किया था। वो जब फिल्म में दिखाया था, एक सवाल के जवाब में एक पुलिस वाला संजय दत्त को थप्पड़ मारता है, वो थप्पड़ दरअसल राकेश मारिया ने ही संजय दत्त को मारा था। तो राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर, और उनके पास ये जून 2015 में ये फ़ोन लड़की का। फ़ोन रखने के बाद जब फ़ोन कट जाता है तो राकेश मारिया सोचते हैं कि जो भी लड़की थी, अच्छा वो बताती है कि ये बड़े लोग इसमें शामिल हैं, इंद्रानी मुखर्जी हैं, पीटर मुखर्जी। अब पीटर मुखर्जी का नाम बहुत बड़ा है, मतलब मीडिया में मीडिया टाइकून कहा जाता है उनको। मैं एक बार मिला था जब वो स्टार न्यूज़ के भी हेड थे, तो स्टार टीवी के वो हेड थे, CEO वीओ। तो बहुत, जो स्टार टीवी आप लोग देखते हैं तो मीडिया टाइकून टाइप। तो अब इतने बड़े मीडिया टाइकून, उनकी बीवी का नाम ले रहा है कि उसने पीटर मुखर्जी का नाम नहीं लिया था लड़की ने, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी का नाम लिया। अब इंद्रानी मुखर्जी का नाम लेने का मतलब है सीधे सीधे पीटर मुखर्जी के घर तक जाना। तो राकेश मारिया को मालूम था कि ये बहुत बड़ा केस है अगर ऐसा हुआ तो, और बिना सबूत के इंद्रानी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी पे हाथ नहीं डाला जा सकता, हंगामा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। तो राकेश मारिया ने कहा कि ठीक है, चलो इस फ़ोन की सच्चाई को टटोलते हैं। तो राकेश मारिया की 26/11 की जांच से ही जुड़े हुए से उनकी एक टीम है, जो राकेश मारिया जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेटिव टीम, ज़्यादातर हर पुलिस अफसर के अपने फेवरेट होते हैं, तो उनकी भी एक फेवरेट टीम थी। तो सबसे पहला काम राकेश मारिया ये करते हैं, उस लड़की ने ये कहा था कि 3 साल पहले वो गायब हुई और 3 साल से नहीं है, और 3 साल से शीना बोरा, उसका मर्डर हो चुका है। तो जो पुलिस स्टेशन जिस एरिया में शीना बोरा का घर आता था, इंद्रानी मुखर्जी का घर आता है, पीटर मुखर्जी का घर आता है, वो मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में आता है, ज्यूरिसडिक्शन वो है। तो राकेश मारिया ने सबसे पहले खार पुलिस स्टेशन में चेक कराया कि क्या 3 साल पहले किसी शीना बोरा नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट है यहाँ पे। खार पुलिस स्टेशन ने चेक किया, उन्होंने जवाब दिया नहीं, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं और कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर जो है राकेश मारिया ने, दिनेश कदम एक हैं मुंबई में, 26/11 की जांच में भी रहे, दिनेश कदम को राकेश मारिया ने अनऑफिशियली जांच दी। उन्होंने कहा कि ये मामला है, तुम पता करो कि शीना बोरे का सच है क्या, ये वाकई इस नाम की कोई लड़की है, इंद्रानी मुखर्जी के घर में, पीटर मुखर्जी के घर में रहती है, और ये भी कि हाँ, ये इंद्रानी मुखर्जी की बहन है, शीना मुखर्जी छोटी, यानी पीटर मुखर्जी की साली। दिनेश कदम पता लगाते हैं, कोशिश करते हैं, बट कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती। जून का महीना चला जाता है, पूरा महीना, जुलाई आ जाता है, पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि बिना घर के लोगों से पूछताछ किए हुए सच्चाई सामने नहीं आ सकती थी। और राकेश मारिया का ये कहना था कि इसको चुपचाप इन्वेस्टिगेट करो, पीटर मुखर्जी, इंद्रानी मुखर्जी, इन लोगों को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम शीना बोरा नाम की किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं, या हमें ये पता है कि ऐसे से वो गायब हुई है। तो वो सारे जितने भी उनके सोर्सेज थे, दिनेश कदम ने सब कर लिया कोशिश, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये था कि अब किसी न किसी से पूछताछ करना है, तो वो हो नहीं रहा था। इसी बीच जब नाकामी हाथ लगी और राकेश मारिया का सिक्स सेंस कह रहा था कि इस खबर में कोई ना कोई सच्चाई है और ये कुछ ना कुछ होगा, तो उन्होंने कहा दिनेश कदम को तुम लगे रहो। एक दिन फिर पता करते करते दिनेश कदम के जो अपने मुखबिर थे सारे, उन्होंने कहा कि 3 साल पहले इंद्रानी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था, श्यामवर राय।
वो उनकी गाड़ी चलाता था। अब उसने नौकरी छोड़ दी है। तो दिनेश कदम के लिए ये खबर थोड़ी बड़ी थी। उन्होंने कहा कि श्यामवर राय को अगर पूछताछ करें तो पता चल सकता है कि 3 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि वो इंद्रानी की गाड़ी चलाता था तो घर में आता जाता हुआ सब कुछ जानता होगा। लेकिन अब एक चक्कर ये था कि श्यामवर राय को अगर अरेस्ट कर लेते हैं और वो उस वक्त ये था कि इंद्रानी मुखर्जी मुंबई में नहीं थी, देश के बाहर थी कहीं, तो उनका ये था कि अगर इस श्यामवर राय को हम ड्राइवर को अरेस्ट कर लेते हैं और इंद्रानी मुखर्जी तक ये खबर पहुंच जाती है कि इस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और ख़बर सच है, शीना बोरा का मर्डर हो चुका है, तो फिर इंद्रानी मुखर्जी देश वापस नहीं लौटेगी। तो इसलिए फिर राकेश मारिया ने कहा वेट करो, इंद्रानी मुखर्जी को मुंबई लौटने दो। इसके बाद इंद्रानी मुखर्जी अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुंबई लौटती हैं, अगस्त 2015। जब वो लौटती हैं इस दौरान ये लगातार श्यामवर राय को फॉलो किया जाता है, उसके फ़ोन को टैप करता है, सब कुछ अपना पुलिस करती रहती है। छोटे मोटे उसके कोई क्राइम व्राइम का भी पता चलता है। लेकिन अब ये था कि लास्ट में श्यामवर राय को बिना उठाए हुए सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो फिर राकेश मारिया कहते हैं कि ठीक है श्यामवर राय को उठाओ, उठा के पूछताछ करो। लेकिन अब सवाल ये है कि किस बेस पे उठाएं। तो कहा जाता है कि फिर उसको आर्म्स एक्ट के तहत, मतलब उसके पोजीशन से एक कट्टा दिखा दिया गया और उस कट्टे के बिहाफ पे श्यामवर राय को पुलिस उठा लेती है, दिनेश कदम और उनकी टीम। उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है, फिर उसे डराया धमकाया भी जाता है कि देखो संजय दत्त भी आर्म्स एक्ट में उठा था और संजय दत्त को लंबी जेल हुई है, तो तुम्हारे बचने का सीन नहीं है, इसलिए तुम जो भी है सच बता दो। इस पूछताछ के दौरान श्यामवर राय जो ड्राइवर था वो टूट जाता है और उसके बाद वो कहानी सुनाता है। कहता है कि हाँ, 3 साल पहले शीना बोरा की लाश को उसने मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ एक जगह है वहाँ के जंगल में जला दिया था और बाकी दफना दिया था। तो अब पुलिस कैसे यकीन करे? उन्होंने कहा कि हो सकता है झूठ बोल रहा है। तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन श्यामवर राय को गाड़ी पे बैठाती है, गाड़ी में बैठाकर वो उसको रायपुर के उस जंगल में ले आती है, उस जगह पे ले जाती है और उस जगह पे ले जाके जब खुदाई की जाती है तो अंदर से कंकाल निकलता है। चूँकि 3 साल बीत चुका था। 25 अप्रैल 2012 को, ये 24 अप्रैल 2012 को ये मर्डर हुआ था, उसने जो तारीख बताई। तो जब उसकी खुदाई होती है, उसकी निशानदेही पे वहाँ से लाश मिलती है, लेकिन लाश की हालत ऐसी नहीं कि पहचानी जा सके, क्योंकि 3 साल हो गए थे, सिर्फ कंकाल। तो पुलिस खैर उसको समेटती है। फिर वहाँ के रायगढ़ पुलिस से कंफर्म किया जाता है कि ये बताइए कि 3 साल पहले आपको यहाँ कोई लाश मिली थी? रायगढ़ पुलिस कहती है कि हाँ, हमें 3 साल पहले एक अधजली लाश मिली थी। तो उस अधजली लाश के कुछ हिस्से मिले थे, उन हिस्सों को हमने कस्टडी में लिया था, हमने आसपास के थानों में पूछताछ की, कहीं से कोई मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज नहीं थी, इसलिए हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और जो बाकी की बॉडी थी वो इसने दफना दी थी, तो वो हिस्सा मिल गया। तो अब पुलिस जो है उसको ले आती है। अब ये हो गया कि श्यामवर राय ड्राइवर के हिसाब से वो बॉडी भी मिल गई। अब क्या इंद्रानी को पकड़ा जाए? फिर राकेश मारिया को आता है कि नहीं, सिर्फ बॉडी के मिलने से या उस जगह के बताए हुए मिलने से इंद्रानी का इसमें रोल या पीटर मुखर्जी का रोल इस्टेब्लिश नहीं होता है, और सबूत चाहिए। वो अपनी टीम को कहते हैं। अब टीम फिर और खंगालना शुरू करती है। अब टीम क्या करती है कि 24 अप्रैल 2012 का उस दिन, जिस दिन श्यामवर राय के हिसाब से इसका मर्डर हुआ था मुंबई में, मर्डर करने के बाद रायगढ़ के जंगल में लाए थे, शीना बोरा के साथ इंद्रानी मुखर्जी भी उस कार में थी और इंद्रानी मुखर्जी का जो दूसरा पति था संजय खन्ना, वो भी उसमें था। तो अब पुलिस, और उसका चूँकि बयान था कि मुंबई से रायगढ़ 103 किलोमीटर साथ आए थे, तो पुलिस ने 24 अप्रैल 2012 के तीनों के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकाले। जब कॉल डिटेल्स निकाले तो पता चला कि इन तीनों का कॉल, जो फ़ोन का लोकेशन था वो एक साथ था, शाम से लेकर रात तक। तीनों का लोकेशन मुंबई भी था, तीनों का लोकेशन बांद्रा भी था और तीनों का लोकेशन रायगढ़ भी था। इससे इस्टेब्लिश हो गया कि उस दिन कत्ल होने से लेके लाश को ठिकाने लगाने तक इंद्रानी, श्यामवर राय और संजीव खन्ना, ये लोग एक साथ थे। ये बड़ा सबूत था। ये जैसे ही सबूत मिला राकेश मारिया को बताया गया। राकेश मारिया ने फिर कहा अब पुख्ता है।
चूँकि एक तरफ श्याम राय का बयान भी आ चुका था। इसके बाद 25 अगस्त 2015 की शाम को, बल्कि रात में करीब 8-9 बजे, पुलिस की टीम बांद्रा में पीटर मुखर्जी के घर पहुंचती है और सीधे इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके पुलिस, और गिरफ्तारी का जो एफआईआर है उसमें यह है कि शीना बोरा, इंद्रानी मुखर्जी की जो बहन है, उनका कत्ल और किडनैपिंग करने के जुर्म में शीना बोरा की माँ, वो बहन इंद्रानी मुखर्जी, ड्राइवर श्यामवर राय और दूसरा पति संजीव खन्ना है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ले आती है, मीडिया में खबर आती है रात को सब कुछ। अब चूंकि पीटर मुखर्जी का नाम जुड़ा था तो इसलिए खबर बड़ी हो जाती है। अगले दिन फॉलोअप शुरू होता है। अभी तक सिर्फ इतनी कहानी थी। अब ये चल रहा है कि शीना बोरा ने, कि मतलब इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बहन का कत्ल किया। 24 घंटा बीतता है। 24 घंटा बीतते बीतते अचानक खबर में ट्विस्ट आती है। पता चलता है कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बहन नहीं है, बल्कि बेटी है। अब ये जैसे ही आता है तो ये सारे लोग चौंक उठते हैं। पीटर मुखर्जी को पकड़ने की कोशिश की जाती है कि भैया आप बताओ कुछ। फिर पीटर मुखर्जी आते हैं। उसके बाद उनका बयान और चौंकाने वाला। कहते हैं कि हमारी जब शादी हुई तो शादी को करीब 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से मुझे यही पता है कि इंद्रानी मुखर्जी का एक भाई है और एक बहन है। बहन का नाम शीना बोरा है, भाई का नाम मिखाइल बोरा है। और वो हमेशा उन दोनों के फ़ोटो भी रखती है और मैं उन दोनों से मिला भी हूँ। आसाम के ये रहने वाले हैं, वहाँ पे घर पे ही मिला। लेकिन ये बेटी की बात मुझे नहीं मालूम, बेटी कैसे हो सकती है। अब यहाँ से कहानी ट्विस्ट अब आता है कि क्यों मर्डर, क्यों छुपाया, एक बहन को इंद्रानी ने बेटी क्यों बनाया, सारी चीज़ें चलनी शुरू होती हैं। धीरे धीरे अब केस खुलता जाता है। तो अब आगे केस खुले या मर्डर कैसे हुआ, उस पर थोड़ा सा मैं आपको एक इनका बैकग्राउंड बता दूं कि ये रिश्तों की पहेली है क्या। पीटर मुखर्जी की शादी शबनम नाम की एक महिला से हुई थी। उससे उनके 2 बेटे हैं, एक राहुल मुखर्जी और एक और, दोनों भाई हैं वो। तो इंद्रानी मुखर्जी के साथ 2 बेटे पीटर मुखर्जी के, और उनकी पहली शादी थी शबनम से। और ये स्टार इंडिया जो टीवी है, स्टार इंडिया पूरा, उसके ये सीईओ पीटर मुखर्जी, बड़े मीडिया टाइकून। उसी स्टार इंडिया कंपनी में इंद्रानी मुखर्जी बतौर एचआर मैनेजर नौकरी कर रही होती हैं। बतौर एचआर मैनेजर नौकरी करते हुए कई बार आमना सामना होता है। पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी में दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है और 2002 में दोनों शादी कर लेते हैं। तब पीटर की उम्र 46 साल थी और इंद्रानी मुखर्जी की उम्र 30 साल थी। पीटर की ये दूसरी शादी थी, इंद्रानी की ये तीसरी शादी थी। कायदे से चौथी कहेंगे, लेकिन चौथी इसलिए नहीं की, जो इंद्रानी की ज़िंदगी में सबसे पहला शख्स आया था उससे इंद्रानी मुखर्जी ने शादी नहीं की थी। और उसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हुए इंद्रानी मुखर्जी के 2 बच्चे हुए, एक शीना बोरा और एक मिखाइल बोरा, भाई और बहन। तो अब इधर 2002 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद इंद्रानी मुखर्जी जो मिलाती है शीना को और मिखाइल को, अपना भाई बहन कहकर पीटर से मिलाती है। तो कायदे से जो शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की जो बेटी थी, पीटर मुखर्जी के सामने वो एक साली के तौर पे सामने आती है। इसके बाद पीटर मुखर्जी मीडिया टाइकून तो थे ही थे। 2007 में वो 9X चैनल शुरू करते हैं और इस कंपनी में वो खुद चेयरमैन बनते हैं, जबकि इंद्रानी मुखर्जी को INX मीडिया का CEO बना देते हैं। फिर साल 2008 आता है। अब धीरे धीरे एक HR मैनेजर पीटर मुखर्जी की ज़िंदगी में आने के बाद, शादी में आने के बाद तरक्की की मंजिल पे तेज़ी से भाग रही है। 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो इंद्रानी मुखर्जी को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल 50 बिजनेस वुमेन में उसका नाम शामिल करती, जिसमें से 41वां नंबर था इंद्रानी मुखर्जी का। 50 दुनिया की सबसे जो बिजनेस वुमेन पावरफुल थी, उसमें इंद्रानी मुखर्जी 41वें नंबर पे थी। हालांकि INX और इसमें 2009 में इन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर पीटर मुखर्जी स्टार से भी हट गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इनके रिश्ते चलते रहे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ छुपाई
इंद्राणी ने कि शीना बोरा को अपनी बहन बनाकर मिलाया, मिखाइल को भाई बनाकर मिलाया, जबकि दोनों उसके बच्चे थे। अब यहाँ तक सब कहानी ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि शीना बोरा आसाम से मुंबई पहुँच जाती और मुंबई की एक सीए फर्म में, एक कंपनी में वो नौकरी करने लगती। इंद्राणी के साथ कई बार रिश्ते ठीक ठाक नहीं होते, लड़ाई झगड़ा भी होता है। जाहिर सी बात है, एक बेटी एक बहन बन के दुनिया के सामने जिसका रिश्ता रखा जा रहा, उसे बुरा भी लग रहा होगा। तो अब जो फैमिली ट्री बनती है वो ऐसे बनती है कि पीटर की जो पहली शादी हुई थी उससे 2 बेटे थे, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी। जो दूसरा बेटा है रॉबिन मुखर्जी। जबकि इंद्राणी को जो सबसे पहले जिस शख्स से रिश्ते थे उससे शीना बोरा पैदा हुई और दूसरा मिखाइल पैदा हुआ, लेकिन उससे शादी नहीं हुई थी लीगली, दोनों लिव इन में थे। इसके बाद इंद्राणी पहली बार आधिकारिक तौर पे शादी करती है और वो त्रिपुरा के रहने वाले एक शख्स है उनसे करती है, बट फिर वो शादी टूट जाती है, उससे कोई औलाद नहीं। फिर वो तीसरी शादी करती है कोलकाता में संजीव खन्ना से। तो संजीव खन्ना से एक बेटी होती है इंद्राणी मुखर्जी को, विधि, जिसको पीटर मुखर्जी के साथ शादी करने के बाद विधि को अपने साथ रखती है इंद्राणी, और वो बताती है कि ये उसकी बेटी है और पीटर मुखर्जी ने उसे अडॉप्ट भी कर लिया था। तो कुल मिला के इंद्राणी मुखर्जी के 3 बच्चे हुए, शीना बोरा, मिखाइल बोरा और विधि। विधि उसके दूसरे पति से, और जिसके साथ शादी नहीं हुई थी उससे 2 बच्चे। अब रिश्ता देखिए आप शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी है, लेकिन बहन बना के रखा है। तो पीटर मुखर्जी की भी कायदे से वो बेटी होनी चाहिए, लेकिन वो साली हो गई। पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल जब मुंबई में आता है घर पे कई बार, तो वो भी मिलता है शीना बोरा से, और दोनों हम उम्र। शीना बोरा देखने में भी ठीक खूबसूरत, तो उसे ये पता है कि ये इंद्राणी की बहन है। तो राहुल और शीना बोरा के बीच इश्क हो जाता है। अब कायदे से अगर देखें, हकीकत में ये रिश्ता देखें, तो राहुल और शीना बोरा सौतेले भाई बहन हुए, लेकिन उन दोनों में इश्क हो जाता है क्योंकि राहुल को नहीं पता कि शीना बोरा इसकी बेटी है ना कि बहन है। तो अनजाने में वो उससे इश्क कर बैठता है। अब दोनों शादी करना चाहते हैं। चूँकि इंद्राणी को ये सच्चाई पता है कि शीना बोरा उसकी बेटी है और राहुल के साथ उसका शादी, अगर वो शादी करता है तो ये रिश्ता बिल्कुल भी किसी कीमत पे समाज नहीं अपनाएगा, क्योंकि दोनों तो भाई बहन हैं सौतेले। तो वो इस रिश्ते के खिलाफ होती है और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। राहुल लेकिन चाहता था कि मैं उससे शादी करूं, उसके करीब आ रहा था। इंद्राणी मुखर्जी लगातार पीटर को भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि बहन है कर ले, ये हाई सोसाइटी में सारी चीज़ें होती है। लेकिन पीटर मुखर्जी को भी नहीं मालूम था कि ये तो उसकी बेटी है, तो रिश्ते में भाई हो जाता है। वो तो अपना साली समझ के चल रहा है। तो अब इसका धीरे धीरे लड़ाई शुरू होती है माँ बेटी में। फिर ये होता है कि कल को अगर राहुल शादी कर लेता है शीना बोरा से, तो पीटर मुखर्जी की जो जायदाद और तमाम पैसे हैं वो शीना बोरा और राहुल को चला जाएगा और उसके हिस्से में कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंद्राणी मुखर्जी को परेशान करती हैं और इसी के बाद वो ये तय करती है कि शीना बोरा को रास्ते से हटा दिया जाए। 24 अप्रैल 2012 को अपने भरोसेमंद ड्राइवर श्यामवर राय को वो भरोसे में लेती है, कहती है ऐसे ऐसे मुझे रास्ते से हटाना है। और जो उसका दूसरा पति था संजीव खन्ना, जो कोलकाता में रहता था, जिसकी बेटी विधि इसके पास रहती थी, वो संजीव खन्ना को भी इस साजिश में शामिल कर लेती, ये लालच देकर कि अगर शीना बोरा रास्ते से हट जाएगी तो हमारे पास सिर्फ विधि बचेगी एक बेटी, मेरी सारी वसीयत विधि की होगी और वो विधि की होगी तो तुम्हारी भी होगी। तो संजीव खन्ना इस लालच में कि उसकी बेटी को वसीयत और दौलत मिलेगा, वो वारिस होगी, वो भी इस शीना बोरा का मर्डर करने के लिए इंद्राणी मुखर्जी के साथ आ जाता है। अब शीना बोरा की लड़ाई चल रही थी इंद्राणी मुखर्जी से उस दौरान, इसलिए वो अलग फ्लैट में रहती थी। लेकिन राहुल से उसका लगातार फ़ोन पे बातचीत होती थी। राहुल मुंबई आता था तो मिलता भी था, वो देहरादून में हालांकि रहता था। 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी बुलाती है इस बहाने से कि तुम आओ, हम ये लड़ाई सुलटाते हैं, राहुल के साथ तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी शादी की हम बात कराएंगे और ये सब कुछ ठीक कर देंगे, आ जाओ। तो शीना बोरा उसकी बातों में आकर शाम को बांद्रा के पास नेशनल कॉलेज के, बांद्रा में एक नेशनल कॉलेज है, वहाँ पे बुलाती है। वो आती है, यहाँ कार में इंद्राणी मुखर्जी, उसका दूसरा पति संजीव खन्ना
और ड्राइवर जो श्याम वर्रा है वो गाड़ी चला रहा था। शीना बोरा पहुंचती है बांद्रा के पास, उस जहाँ पे उसने बुलाया था, गाड़ी में बैठती है। पीने के लिए लोग उसे पानी देते हैं, उस पानी में कुछ बेहोशी की दवा मिली हुई थी बिस्लेरी में। ड्राइवर आगे था, पीछे जो है इंद्रानी बैठी हुई थी। उसके बाद जैसे ही जब शीना बोरा बैठती है और उसको पानी पिला दिया था, वो थोड़ी सी बेहोश हो जाती है। तो गाड़ी उस वक्त मुंबई की सड़कों पे ही चल रही थी। उसके बाद गाड़ी एक जगह पे रुकती है, संजीव खन्ना आगे की सीट से पीछे आता है। अब बीच में शीना बोरा, राइट में इंद्रानी, लेफ्ट में संजीव खन्ना। तो वो जैसे ही बेहोश होती, उसी बेहोशी की हालत में श्याम वर्रा पैर पकड़ता आगे से एक जगह गाड़ी रोककर, और शीना बोरा और संजीव खन्ना, इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना इसका गला दबा देते हैं बेहोशी के आलम में शीना बोरा का। शीना बोरा की मौत हो जाती है। उसके बाद ये उसकी बॉडी को बीच में ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे कार में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब शाम का वक्त था, इन्हें लगा कि इस वक्त लाश ठिकाने लगाना मुश्किल है, तो ये गाड़ी को लेकर आते हैं पीटर मुखर्जी के घर में। पीटर मुखर्जी के घर में आने के बाद पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं, और उस गाड़ी में ही वैसे ही उसकी, चूँकि घर बहुत प्राइवेट था, कोई आ नहीं सकता था, बॉडी कार के अंदर ही छोड़ देते हैं। फिर इंतज़ार करते हैं रात का। उसके बाद फिर से ये तीनों बैठते हैं, संजीव खन्ना, इंद्रानी और वो, और उसी तरीके से पीछे की 3 सीट पे बीच में शीना बोरा की लाश है, लेकिन लाश ऐसे है कि जैसे वो साथ में बैठी हुई है, बाकायदा कंधे पे हाथ रख के इंद्रानी उसके, और कभी संजीव खन्ना, और वो गाड़ी चलती है 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में। ये उसके बाद जब घर आते हैं तो ब्रीफ केस भी ले लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं। फिर ले जाने के बाद रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में गाड़ी रोकी जाती है, वहाँ पे लाश को आग लगाई जाती है, लाश जल जाती है। तो उसके बाकी हिस्से जो है एक बैग में डाल के फिर वो वहीं पे दफन कर देते हैं, और कुछ हिस्सा ऊपर रह जाता है, अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाते हैं। फिर ये लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद अगले दिन संजीव खन्ना कोलकाता चला जाता है, श्याम वर्रा अपने घर चला जाता है, इंद्रानी अलग। उसका ये मामला ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि ये 24 अप्रैल को हुआ, उसके बाद अब राहुल लगातार बात करता रहता था। तो 1-2 दिन के बाद राहुल लगातार फ़ोन कर रहा था शीना बोरा का, शीना बोरा का फ़ोन बंद नहीं मिल रहा है। तो वो परेशान हो जाता है। तो इंद्रानी मुखर्जी से पूछता है कहाँ है शीना, तो वो कहती है कि वो तो US चली गई है। तो पहली बार राहुल का दिमाग खनकता है। राहुल मतलब पीटर मुखर्जी का बेटा जो देहरादून में रहता है, कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो US चले जाएगी, उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है और वो पासपोर्ट देहरादून में है। तो ये बात वो बता देता है। तो कहती है हो सकता है उसके पास 2 पासपोर्ट हो, तो उसे भी लगता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ डाउट होता है। तो वो खार पुलिस स्टेशन ही पहुंचता है 2012 में, और वो भी अप्रैल के महीने में। उसके शीना बोरा की मौत के सिर्फ 2-3 दिन बाद अगर उस वक्त पुलिस ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर लेती राहुल की बात पे, तो शायद 3 साल वेट ना करना पड़ता, 1 हफ्ते में ये केस खुल जाता। खार पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं, खार में रिपोर्ट लिखाती है, तो खार पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि इधर उधर कहीं हो गया होगा तो हम पता करके बता देंगे। वो दोबारा जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए फिर खार पुलिस स्टेशन में। तो खार पुलिस स्टेशन वाले फिर फ़ोन करते हैं, इंद्रानी से ही पूछताछ करते हैं। तो इंद्रानी कह देती है कि नहीं वो तो US चली गई है। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं तुम परेशान खामखा रहे हो, तो वो US चली गई। उसके बाद तब भी उसको डाउट नहीं, मतलब शक हो रहा होता, लेकिन तभी इंद्रानी का जो मोबाइल बंद था वो अचानक एक दिन ऑन होता है, और उससे मैसेज आता है राहुल के पास, और उसमें ये होता है कि मैं हमेशा के लिए US जा रही हूँ और हमारा तुम्हारा अब रिश्ता ख़त्म, अब मुझे मेरे बारे में जानने या मुझे वो करने की कोशिश मत करना। तो जब राहुल ये व्हाट्सअप पढ़ता है या मैसेज पढ़ता है, तब उसे पहली बार यकीन होता है कि ठीक है, पर उसे लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो चली गई। लेकिन फिर उसका मैसेज था। मैसेज के साथ साथ जिस कंपनी में शीना बोरा काम करती थी, उस कंपनी के उसका जो मेल आईडी था, उस मेल आईडी से उसके रिजिग्नेशन का मेल उसकी कंपनी को जाता है कि ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न आई एम रिज़ाइनिंग, और मैं जा रही हूँ। तो अब वो मेल भी था। तो अब ये 2 सबूत ऐसे थे जिससे ये था कि नहीं वो ठीक है, ज़िंदा है और US चली गई है, रिज़ाइन भी कर दिया है। तो फिर राहुल भी खामोश हो जाता है और ये पूरी कहानी सन्नाटे में चली जाती है। 2012 गुजर जाता है, 13 गुजर जाता है, 14 गुजर जाता है। इस दौरान ये पीटर मुखर्जी ये तमाम अपने दुनिया में मगन मस्त। धीरे धीरे राहुल भी शीना को भूल गया। 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जून के महीने में 2015 में एक गुमनाम फ़ोन आता है मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को,
जिसमें लड़की कहती है कि शीना बोरा का मर्डर हो गया 3 साल पहले और मर्डर करने वाली उसकी अपनी बहन है, उसे भी रिश्ता बहन का था, आप जांच कीजिए। और राकेश मारिया का माथा ठनकता है। उसके बाद वो केस की तफ्तीश करते हैं और आखिर में ये पूरी कहानी सामने आती है। तो एक बिजनेस टाइकून, उसकी एक बीवी, उसकी अपनी सगी बेटी, जिसे दुनिया के सामने उसने 10 साल तक अपनी बहन बनाकर पेश किया, पीटर मुखर्जी को भी नहीं मालूम, वो उसे साली मानता रहा। पीटर मुखर्जी के बेटे को नहीं मालूम, वो उस रिश्ते के हिसाब से उससे इश्क करने लगा। और ये सारी चीज़ें होती गईं और फिर दौलत, जायदाद, ये सब एक मौत की वजह बनी। अब इसके बाद जब इंद्राणी मुखर्जी की ज़िंदगी में पुलिस ने झांकने की कोशिश की तो वहाँ से भी कहानी आई कि असम की रहने वाली एक बेहद मामूली परिवार की इंद्राणी मुखर्जी पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से इश्क हो जाता है। उसके साथ वो 3 साल तक रहती है लिव इन रिलेशन में। उससे 2 बच्चे होते हैं, शीना और मिखाइल। पर वो 3 साल के बाद उन्हें छोड़ देती है, जिसके साथ लिव इन रिलेशन था, शादी नहीं हुई थी, इसलिए कि इंद्राणी मुखर्जी बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे स्टेटस चाहिए था, पैसे चाहिए थे, और उसके पास स्टेटस नहीं था, वो एक मिडिल क्लास आदमी था। तो उसे छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़कर असम में ही इंद्राणी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, कामयाबी की ऊंचाई तक जाने के लिए कोलकाता पहुंच जाती है। कोलकाता में वो कुछ नौकरी की तलाश करती है, जहां उसकी मुलाकात संजीव खन्ना से होती है। लेकिन कोलकाता जाने से पहले एक बार फिर उसकी एक सिद्धार्थ दास थे, जिनसे उसके साथ शादी होती है। बट वो शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चलती, वो शादी टूट जाती है, उससे कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद वो कोलकाता आती है। कोलकाता में संजीव खन्ना टकराता है। संजीव खन्ना के साथ उसकी तीसरी शादी होती है, उससे एक बेटी विधि पैदा होती है। लेकिन फिर संजीव खन्ना के साथ भी नहीं बनती, फिर वो संजीव खन्ना को तलाक देती है। उसके बाद मुंबई पहुंचती है, साल करीब 2000। मुंबई आने के बाद फिर नौकरी की तलाश करती है। स्टार टीवी में उसे HR मैनेजर की नौकरी मिलती है, और वहीं उसकी दुनिया में पीटर मुखर्जी कदम रखते हैं। दोनों की मुलाकात होती है, इश्क होता है, शादी होती है, और उसके बाद आखिरी अंजाम कत्ल से होता है। तो पुलिस ये सारी कहानी सुनने के बाद इंद्राणी मुखर्जी, श्यामवर राय, संजीव खन्ना, इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद इनकी कस्टडी चलती रहती है। जब पूछताछ होती रहती है तब फिर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं। और जब पूछताछ खार पुलिस स्टेशन में चल रही थी तो हम लोग वहीं थे लगातार। पीटर मुखर्जी हम लोगों के सामने कई बार आए गए, पर तब कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं जिससे लग रहा था कि पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन मुंबई पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। राकेश मारिया कमिश्नर थे, इस केस के शुरू से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका कहना था कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन पे उंगलियां उठती हैं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। इसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीज़ों की भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब CBI जैसे केस को लेती है और उसके बाद इसकी जांच करती है, तो उसे लगता है कि इस पूरे मामले में पीटर मुखर्जी भी शामिल है। पीटर मुखर्जी को पता था कि यह कत्ल हुआ है, पीटर मुखर्जी को पता था कि इसकी साजिश रची गई, और पीटर मुखर्जी ने इस चीज़ को छुपाया। इसके बाद CBI पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है, और उन पे भी वही सारे चार्जेस लगती है जो इंद्राणी मुखर्जी पे थी। तो शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी, श्यामवर राय ड्राइवर, दूसरा पति संजीव खन्ना, तीसरे पति पीटर मुखर्जी, ये सारे अरेस्ट। मुकदमा अभी चल रहा है, सेशन कोर्ट का भी फैसला नहीं आया। बीच में कई बार इंद्राणी मुखर्जी के बीमार होने की खबर आई, एक बार ये भी आई कि अंदर उन्होंने ड्रग्स के ओवरडोज ले लिया है।
एक दो बार ये भी आया कि उन्हें इल्ज़ाम लगा कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ये है कि जिस जायदाद, जिस प्रॉपर्टी, जिस राहुल और शीना बोरा के रिश्ते को लेकर साजिश रची गई, उसका हश्र अंजाम ये है कि अब खुद इंद्राणी मुखर्जी जेल में है, पीटर मुखर्जी जेल में है। जो पूरी प्रॉपर्टी और संपत्ति है, अब जाहिर सी बात है पीटर मुखर्जी की जो पहली पत्नी है शबनम और उनके दो बच्चे जो हैं राहुल और दूसरा रॉबिन, अब ये दोनों के पास होगा। तो जायदाद की लालच ने जायदाद से न सिर्फ दूर किया इंद्राणी मुखर्जी को बल्कि जेल पहुंचा दिया और अपनी ही बेटी का कातिल बना दिया। एक माँ अपनी बेटी की कातिल बन गई और जिन रिश्तों से नफरत थी उन रिश्तों का भी खून हो गया। राहुल और रॉबिन और शबनम जो पीटर मुखर्जी के पहली बीवी और बच्चे हैं वो अभी भी देहरादून में हैं, थोड़ा सा अलग रहते हैं। बीच बीच में ये लोग तारीख में मुंबई जाते हैं पीटर मुखर्जी से मिलने के लिए। लेकिन अफसोसनाक इस पूरी कहानी का जो अंजाम है वो यही है कि एक झूठ के बुनियाद पे शुरू की गई कहानी, एक झूठ के बुनियाद पे शुरू हुआ रिश्ता कैसे एक खूनी अंजाम तक पहुंचा, ये उसकी जीती जागती मिसाल है। और इसीलिए कहते हैं कि झूठ के बुनियाद पे कभी कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहिए। अगर इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से शादी करते वक्त शीना बोरा को अपनी बेटी के तौर पे मिलाया होता, अपने पूरे जो पीटर मुखर्जी का ख़ानदान उससे मिलाया होता, तो शायद ना शीना बोरा को इस तरह मरना पड़ता, तब शायद पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल शीना बोरा से इश्क में भी नहीं पड़ता, क्योंकि तब वो शायद रिश्तों को भी समझता, तब रिश्ते में उसकी बहन लगती, वो सौतेली ही सही। तो एक झूठ और झूठ के बुनियाद। तो यहाँ पे कृष्णा जो MBA का डिग्री जिसके पास, कॉन्ट्रैक्टर और एक मंदिर में पुजारी, पुलिस को बयान दिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब पुलिस ने उसके बयान के आधार पर 21 किलोमीटर के उन रास्तों को नापने का फैसला किया, खासतौर पर उन 21 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी CCTV कैमरे हैं। अब पुलिस ने जब 21 किलोमीटर को नापा और रास्ते में जितने भी कैमरे थे उनको खंगाला, टटोला, 21 किलोमीटर के इस रास्ते में जो पुलिस को सबसे अजीब चीज़ लगी वो ये कि शुरुआती बयान तो सच था कृष्णा का, उसने अप्सरा को उसके घर से पिक किया, लेकिन फिर ये कि शमशाबाद में उसने उसको ड्रॉप किया और वो वहाँ से चला गया। उस पूरे रास्ते में शमशाबाद में दिखा तो ये, लेकिन ड्रॉप करते हुए नहीं दिखा। तो यहाँ पे सवाल ये था कि कृष्णा झूठ क्यों बोल रहा है कि उसने शमशाबाद में ड्रॉप किया। अब पुलिस ने फिर पता किया कि जो कृष्णा का घर था, तो कृष्णा जो है सरूर नगर में रहा करता था और सरूर नगर में एक मंदिर है जिसमें वो पुजारी था। पुलिस ने अब कहा कि चलो इन 21 किलोमीटर के अलावा ज़रा कृष्णा के घर के इर्द गिर्द के CCTV कैमरे को खंगालते हैं। इत्तेफाक से सरूर नगर के कुछ CCTV कैमरे में कृष्णा कैद हो गया और उसी कार में वो दिखाई दे रहा है। अब पुलिस का कहना था कि वो सीधे शमशाबाद गया, शमशाबाद ड्रॉप करके यहाँ आया, लेकिन यहाँ जो कैमरा बता रहा है वो ये कि वो अप्सरा को लेकर घर से शमशाबाद गया ही नहीं, सीधे सरूर नगर आ गया। तब उसने ये झूठ क्यों बोला? अब कैमरा एक सबूत के तौर पर था। पुलिस ने कहा कि अब इससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस ने कृष्णा को एक कंप्लेनेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक आरोपी के तौर पर पूछताछ करने का फैसला किया। इसके बाद उसके सारे बयान अलग अलग होने शुरू हो गए। जब उसको CCTV कैमरा दिखाया गया, उसकी कार दिखाई गई, लोकेशन दिखाया गया, फिर वो कुछ कुछ बहाने बनाने लगा, लेकिन ज़्यादा देर तक चला नहीं। आखिर में कृष्णा को एहसास हो गया कि ये जो सारे सबूत हैं ये शायद उसके झूठ से अब ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। फिर उसने सच बोलने का फ़ैसला किया और उसने कहा कि अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसको मार दिया है। इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई। एक पुजारी ने एक 30 साल की महिला का कत्ल क्यों किया और फिर खुद क्यों रिपोर्ट लिखाने गया। तो कहानी कुछ यूँ थी कि ये जो अप्सरा थी, अप्सरा तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली थी और वहीं इसकी शादी हो गई थी। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद अप्सरा के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया।
उसकी मौत हो गई। मौत के बाद 2022 में अप्सरा अपने घर सरूर नगर आ गई, हैदराबाद के करीब, क्योंकि अब हस्बैंड था नहीं और कोई सहारा नहीं था, तो उसने तमिलनाडु छोड़ दिया और कोयम्बटूर से वो सीधे कुछ वक्त चेन्नई में भी रही, फिर सरूर नगर आ गई। अब सरूर नगर में आई तो उसका मंदिर आना जाना हो गया और इत्तेफाक से इसी मंदिर में कृष्णा पुजारी। अब दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदला। अब दोनों मिलने जुलने लगे। ये दोनों कई बार गुजरात के सोमनाथ और बाकी मंदिरों में भी गए घूमने फिरने, और लगभग मई जून 2022 से इन दोनों के रिश्ते पनपने लगे। धीरे धीरे ये रिश्ता बढ़ा। मार्च 2023 में अब जो अप्सरा थी उसने कृष्णा पर दबाव डालना शुरू किया कि तुम अब शादी कर लो। इधर कृष्णा की मजबूरी ये थी कि उसकी बीवी और 2 बच्चे, और ये बात अप्सरा को भी पता थी। लेकिन अब अप्सरा जो है वो जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर तुमने नहीं की शादी तो फिर तुम्हारे घर वालों को भी सब कुछ बता दूंगी, सोशल मीडिया पर भी तुम्हें बदनाम कर दूंगी। इस बात से अब कृष्णा घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की, समझाई, अप्सरा मानी नहीं। अब वो उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगी। इसी के बाद 3 जून को ये अप्सरा के घर गया। अच्छा, जब भी ये मिलता था तो अप्सरा इसको तमाम लोगों के सामने अन्ना कहकर बुलाती थी। वहाँ अन्ना होता है बड़ा भाई टाइप। तो घर वालों सबको किसी को शक नहीं था। अप्सरा की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी इनके मिलने जुलने पर। तो 3 जून को गया, उसने उसको कार में बिठाया और बोला चलो। उसके बाद 3 जून की रात घर से लेने के बाद ये लगातार उसको कार में घुमाता रहा। घुमाने के बाद करीब 7:15 बजे इसने अप्सरा को पिक किया था उसके घर से। उसके बाद उसने ये कहा कि चलो तुमको कोयम्बटूर लेकर चलते हैं। अप्सरा भी खुश थी कि चलो, और फिर बाकी शादी की बात भी करेंगे। लेकिन कोयम्बटूर की बजाय ये इसको इधर उधर घुमाता रहा। अब रात होने लगी, अप्सरा कार के अंदर थी, उसको कुछ नींद आने लगी। उसे फिर पता नहीं ये रूट कौन सा है, और ये उसको कोयम्बटूर ले जाने की बजाय शमशाबाद में एक नरखोड़ा विलेज है वहाँ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद कार रोकी। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान में पहले उसने सोचा था कि कार में उसका गला घोट कर मारेंगे, लेकिन अप्सरा जो है वो उसके साथ हाथापाई करने लगी। इसने पहले से कार में 2 पत्थर रखे हुए थे वजनी। अब इसने अचानक वो पत्थर उठाया और अप्सरा के सर पर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में अप्सरा बेहोश हो गई, लगभग उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद वो वहाँ से वापस आता है और सुबह करीब 4 बजे एक सुल्तानपुरा इलाका है, वहाँ पे एक काऊ शेल्टर है, गौशाला, वहाँ पर गाड़ी रोकता है। पहले सब कुछ चेक करता है और फिर ये सब कुछ करने के बाद ये वापस अपने घर पहुँचता है, गाड़ी पार्क करता है, लाश कार में है, और फिर सुबह हो जाती है, सोता नहीं है। जब सुबह हो गई तो अब ये फ़ोन करता है अप्सरा की माँ को और पूछता है अप्सरा कहाँ है। कहती कि नहीं, वो तो पहुँची नहीं। फिर ये कहता मैं आ रहा हूँ। फिर वहाँ जाता है, अप्सरा की माँ को भी अपने साथ लेता है और फिर इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, पुलिस स्टेशन, वहाँ जाकर अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाने के बाद अब ये वापस घर आता है। चूँकि 3 जून की रात को ही, लेकिन 4 जून हो गई थी, सुबह सुबह ये लौटा था। पुलिस स्टेशन से जब ये लौटता है तब तक लाश कार में ही है, मतलब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुका है, खुद इसका नाम है कंप्लेनेंट में, और ये वापस आता है। वापस आने के बाद फिर ये देखता है कि कहाँ लाश को दफनाऊं। तो इसी के जहाँ पे वो मंदिर था सरूर नगर के पास, उसके पीछे एक सरकारी दफ्तर है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ सन्नाटा है। तो वहाँ पे एक मेन होल था। उसने फिर लाश निकाली अंधेरे में और मेन होल के पास कार रोकी और लाश को मेन होल में डाल दिया। मेन होल में डालने के साथ ही उसने उसके जो बैग और बाकी चीज़ें थी वो सबको भी आग लगाई और उसी में डाल दिया। ये सब करने के बाद उसने मेन होल का ढक्कन बंद किया और वापस आया, अपनी कार को साफ़ किया, धोया और फिर सो गया। नेक्स्ट डे
ये फिर गया मेन होल के पास कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाश या ढक्कन खुल गया। तो उसने देखा मेन होल के करीब जाकर बदबू आ रही है, ढक्कन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा खुला हुआ था जिससे गैस पास हो रहा था। जब इसने देखा कि बदबू आ रही है तो लोग कंप्लेंट करेंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस सरकारी का बराबर में है, तो भांडा फूट जाएगा। फिर ये नेक्स्ट डे इसने, चूँकि मंदिर वहाँ से इसका करीब था जहाँ ये पुजारी था, 2 ट्रक लाल मट्टी मंगवाई और लाल मट्टी मंगाने के बाद उसने उस मेन होल के इर्द गिर्द और मेन होल पर वो मट्टी डलवा दी ताकि बदबू और ये सारी चीज़ें दब जाए। जब ये सब कुछ हो गया तो वह बेफिक्र, इधर पुलिस में उसने कंप्लेंट पहले ही लिखा दी। अब ये माँ के साथ मिलकर, अप्सरा की माँ के साथ मिलकर अप्सरा को ढूंढ रहा है, इधर उधर मिल नहीं रहा है। पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन एक झूठ कि उसने शमशाबाद में ड्रॉप किया, वो 21 किलोमीटर के सफ़र के सीसीटीवी कैमरे, बस उसमें उसकी गाड़ी का शमशाबाद के जिस पॉइंट पर उसने कहा था कि ड्रॉप किया है उसका ना पाया जाना, पुलिस ने का उस पर शक चला गया और यहीं से सारा भांडा फूट गया। और फिर उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और ये सारी कहानी सामने आ गई। तो इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब वो थाने में बार बार खुदकुशी करने की धमकी दे रहा, पुलिस कस्टडी में है, और वो ये कह रहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं था कत्ल का, लेकिन वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी तो मैं डर गया और उस वक्त कार में मुझे गुस्सा आया और मुझे कुछ पता नहीं और इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, लेकिन मैं जो है सुसाइड कर लूँगा। तो अब उसकी इस धमकी के बाद उसके ऊपर ज़्यादा पैनी नज़र रखी जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये झूठ बोल रहा है इसलिए कि अगर उसका इरादा नहीं था कत्ल करने का तो फिर बार बार दुआ करता हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आज की कहानी सुना, उससे पहले कई मेल आए थे, मैंने कल परसों उसका अपडेट भी नहीं दिया था। आपको याद होगा वो त्रिपुरा के डीएम शैलेश यादव, जिन्होंने एक शादी में जो जिस तरीके से किया उसको लेके काफ़ी लोगों में गुस्सा था उसको, और उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, 2 सदस्यीय कमेटी थी। लेकिन उस इंक्वायरी की शुरुआत में ही शैलेश यादव ने खुद एक लेटर लिखा और कहा कि वो इस पोस्ट से उनको रिलीव कर दिया जाए क्योंकि इंक्वायरी ताकि इंडिपेंडेंट हो। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया वो कानून का पालन कराने के लिए किया था, तरीका बेशक गलत था, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया। इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई होगी। तो एक तो खबर ये है। अब आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी 2 अरबपति परिवारों की कहानी है और बहुत ही बड़ा नाम समाज में, बेइंतहा पैसे, अरबों की जायदाद, बड़ा बिजनेस घराना। इनमें से एक परिवार जिसका नाम श्रेयन देवानी, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति, इनका अपना बहुत बड़ा कारोबार बिजनेस का, श्रेयन देवानी का। तो यह हैं भारतीय लेकिन ब्रिटेन में जाकर बस गए और इनका अपना अच्छा खासा धंधा बिजनेस चल रहा था। जब ये जवान हुए, अपने फादर के बिजनेस में इन्होंने हाथ बटाना शुरू किया और शादी के लायक हुए, तो फिर इनके लिए रिश्ता देखना शुरू किया गया श्रेयन देवान के लिए। धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां देखी गईं और आखिर में एक भारतीय ही मूल की एक स्वीडिश लड़की जिसका नाम एनी था, वो भी भारतीय मूल की थी लेकिन वो स्वीडन में जाकर बस गई। उनके पिता भी अच्छे खासे बिजनेसमैन, बड़े, वो भी अरबपति। तो वहाँ पे जाके बात बनी, दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिले, लड़का लड़की से मिला, श्रेयान एनी से मिला, एनी श्रेयन से मिले और फिर दोनों में रिश्ता तय हो गया। तो ये इत्तेफाक की बात थी कि एक लड़का और एक लड़की जो दो हैं तो हिंदुस्तानी, भारतीय, लेकिन दोनों अलग अलग देश में जाकर बस गए। तो भारतीय मूल की एनी और भारतीय मूल का देवानी, एक ब्रिटेन और एक स्वीडिश, दोनों के परिवार की रजामंदी से 2010 में इनकी शादी होती है। और उस वक्त एनी की उम्र 28 साल थी और देवयानी की 30 साल। तो देवानी और एनी की शादी होती है। शादी के बाद, शादी बड़े धूमधाम से होता है, तमाम बड़े ख़ास लोग, बड़ी हस्तियां आती हैं शामिल शादी में, मीडिया में भी इसकी कवरेज होती है। शादी के बाद एनी और देवानी दोनों हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला करते हैं। बिजनेस के सिलसिले में देवानी कई बार पहले भी साउथ अफ्रीका जाता रहा और साउथ अफ्रीका उसे पसंद था और ये बात एनी को भी मालूम थी। शादी से पहले दोनों एक दूसरे के शौक भी पूछ रहे थे।
तो फिर ये तय हुआ कि साउथ अफ्रीका में ही हनीमून मनाएंगे। तो देवानी और एनी 2010 में शादी के करीब हफ्ते भर बाद हनीमून मनाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाने के बाद अगले कुछ दिन तक ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर एनी नोटिस करती है कि कई बार बीच बीच में श्रेयान देवानी अपने फ़ोन में ज़्यादा उलझा रहता है और लगातार वो फ़ोन पे बिज़ी रहता है। कभी मैसेज, व्हाट्सएप, कभी कॉल, और जब देवयानी उसके फ़ोन में झांकने की कोशिश करती है तो अचानक फ़ोन को हटा देता है। तो ये कुछ कई बार हुआ। इससे एनी को थोड़ा सा कुछ डाउट होने लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि बिज़नेस है, दोस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसने इसको नज़रअंदाज भी किया। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी। इसके बाद दोनों अब हनीमून पे हैं और हनीमून के दौरान लगातार साउथ अफ्रीका में अच्छी अच्छी जगह घूम रहे हैं। एक रात इसी हनीमून के दौरान ये दोनों एक बहुत ही आलीशान और महंगे कैफ़े में बैठे हुए डिनर कर रहे थे, कैंडल लाइट डिनर, एनी और देवयानी। उस डिनर के दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद एनी ने नोटिस किया कि जहाँ पे वो डिनर कर रहे थे उसके थोड़ी दूरी पे एक दूसरे टेबल पे दो और लोग बैठे थे, एक कपल था। लेकिन देवयानी का ज़्यादातर ध्यान उस टेबल की तरफ था। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों में से वो किसे देख रहा था, लड़के को या लड़की को, और क्या कुछ है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ उसे डाउट हुआ। इसके बाद थोड़ी देर के बाद कैफ़े में अचानक देवानी एनी से कहता है कि तुम बैठो, मैं ज़रा कुछ अर्जेंट कॉल है करके आता हूँ, और वो कैफ़े से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद कुछ वक्त बीतता है, वो लौटता नहीं है। एनी को कुछ शक होता है, वैसे ही उसके दिल में शक पैदा हो चुका था। वो चुपचाप से कैफ़े से बाहर निकलती है, लेकिन फिर देखती है कि वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, बात आई गई हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद उसी रात फिर देवयान कहता है एनी से कि मैं बाहर आ रहा हूँ, किसी से मिलना है और थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम इंतज़ार करो। और वो कमरे से बाहर निकल जाता होटल के। अब इतनी रात को हनीमून पे आया और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, एनी वैसे ही शक उसको पहले ही हो चुका था कि लगातार मोबाइल में उलझा हुआ है। उसने कैफ़े में भी देखा डिनर के दौरान, तो अब उसके मन में शक पूरी तरह से घर कर गया था। जैसे ही देवानी बाहर निकलता है होटल से, एनी खामोशी से उसके पीछे पीछे फॉलो करती है। देखती कि वो होटल के बैक साइड में जाता है, वहाँ पे कोई और भी था। फिर दोनों गले मिल रहे थे, एक दूसरे को चूम रहे थे। ये सब देखने के बाद अचानक एनी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो वापस मुड़ती है जाने के लिए। इत्तेफाक से उसके जाने के कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाती है श्रेयान को। पलट कर देखता है तो एनी थी। अब श्रेयान की हालत ख़राब हो जाती है कि उसकी वाइफ ने इस हालत में उसे देखा है। वो उसके पीछे भागता है तेज़ी से। इस दौरान में वो फ़ोन भी करता है और फ़ोन कर रहा है और फॉलो कर रहा है। वो होटल से बाहर निकल जाती है। रात का वक्त था। थोड़ी देर के बाद खैर किसी तरह से अब एनी भी फ़ोन कर रही है किसी को। वो एनी तक पहुंचता है और एनी को पकड़ लेता है। बट इस सारी कवायद में करीब 5-7 मिनट बीत चुके थे। इसी दौरान में वो एनी से भी बात कर रहा था और समझा रहा था कि तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में 3 लोग थे। और उस गाड़ी में जो 3 लोग थे उसमें से 2 बाहर उतरता है। गन पॉइंट पे श्रेयान देवानी और एनी दोनों को गाड़ी में बिठा लेता है और इसके बाद अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद अगले 2 दिन तक ये दोनों गायब। इधर देवानी का परिवार और एनी का परिवार दोनों परेशान, क्योंकि हनीमून पर गए थे। इनका रूटीन था डेली कम से कम 2-4 बार फ़ोन करना, घर वालों को बताना कि मैं ठीक हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। होटल पता किया तो पता चला होटल भी ये लोग नहीं आए हैं 2 दिन से। दोनों परिवार घबरा गया कि क्या हुआ और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान में इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा दी। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक चिंता भी थी इन दोनों को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर कि आखिर मामला क्या है। 2 दिन के बाद अचानक श्रेयान देवानी का फ़ोन उसके घर पे जाता है और वो बताता है अपनी कहानी। घर वाले उसका फ़ोन सुन के पहले तो बहुत खुश होते हैं, 2 दिन से परेशान थे, क्या हुआ।
तो बताता है कि ऐसे ऐसे हम दोनों होटल के बाहर निकले थे और अचानक एक गाड़ी में कुछ लोग आए, 3 लोग थे और उन्होंने हम दोनों को किडनैप किया और अपने साथ ले गए किसी गुमनाम जगह पर। 2 दिन के बाद मैंने उन्हें कुछ पैसे वैसे की बात की थी कि मैं दे दूंगा। उन्होंने मुझे एक गाड़ी में छोड़ दिया इस धमकी के साथ कि किसी को हमारे बारे में बताया तो जान से मार देंगे, और मैं किसी तरह निकल आया। उन्होंने पूछा एनी कहाँ है, तो उसने कहा कि उन्होंने एनी को गोली मार दी। हालांकि हम दोनों को अलग अलग बंधक बना के रखा था, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया कि उन्होंने एनी को गोली मार दी है। अब ये बात एनी के घर तक पहुंची। एनी के घर वाले परेशान हो गए सुनकर। चूँकि बड़े लोग थे, अरबपति, साउथ अफ्रीका पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने अपने दबदबे और हैसियत के हिसाब से पुलिस पे भी दबाव डाला। पुलिस ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। तो अब वो CCTV फुटेज और बाकी चीज़ों के ज़रिए आखिरकार उस कार का पता चला जो वारदात वाली रात इस्तेमाल में किया गया था। उस कार के बाद एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया। उसने बताया कि हाँ वो उस रात था। फिर उसकी निशानदेही पे 2 और लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो कुल मिलाकर पता चला कि उस कार में उस रात 3 लोग थे। उसका जो टैक्सी का ड्राइवर था उसका नाम था जोला टोंगो, उसका एक साथी था माजीवा मडोडा और एक तीसरा था जेलिले। तो इन तीनों को जब साउथ अफ्रीका पुलिस ने गिरफ्तार किया तब उन्होंने कहा कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है, एनी को मैंने गोली मारी, कत्ल किया। तो पुलिस ने पूछा कि फिर तुमने शेयन देवानी को क्यों छोड़ा? तब इन तीनों ने बयान दिया कि असल में मुझे शेयन देवानी ने ही हायर किया था एक सुपारी किलर के तौर पर एनी को रास्ते से हटाने के लिए, और उसने पैसे दिए थे। अब जब ये बात सामने आई तो सीधे सीधे एक कत्ल का मुल्जिम बन गया शेयन देवानी, एक अरबपति। लेकिन इस बीच में जब ये सारी चीज़ें हुई और ये तीनों पकड़े गए, उस दौरान में कई दिनों का गैप था, तब तक शेयन देवानी साउथ अफ्रीका से वापस ब्रिटेन पहुंच जाता है और अब वो ब्रिटेन में है। इधर उसके आने के बाद ये तीनों पकड़े जाते हैं और वो खुलासा करते हैं और बयान देते हैं कि उन्होंने ये कत्ल शेयन देवानी के कहने पे किया और उसी ने सुपारी दी थी। अब साउथ अफ्रीकन पुलिस को शेयन देवानी की तलाश थी। वो ब्रिटेन से बात करते हैं। दोनों में चूँकि प्रत्यर्पण संधि का एक समझौता ऑलरेडी था, तो इसके बाद ब्रिटेन भी साउथ अफ्रीका पुलिस की अपील को मान लेती है और शेयन देवानी को साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है। वहाँ उसे पकड़ा जाता है। इसके बाद मुकदमा चलता है। इस दौरान में अदालत जो ड्राइवर था जोला टोंगो, मजिमा डोडा और जेलिलो, इन तीनों पे मुकदमा चलाने के बाद जो मगेनी था एक इसमें से मेन जिसने गोली चलाई थी, उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। लेकिन मगेनी को ये जब सज़ा सुनाई गई और वो जेल गया तो जेल में उसकी अचानक मौत हो जाती है। वो नेचुरल डेथ थी। जबकि दूसरा जो ड्राइवर था उसको 25 साल की सज़ा होती है और एक तीसरा टोंगो था, वो सरकारी गवाह बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसे 18 साल की सज़ा होती है। तो एक को उम्र कैद, एक को 25 साल और एक को 18 साल। एक की मौत हो गई, एक सरकारी गवाह बना, इसलिए उसको 18 साल की सज़ा हुई। अब मुकदमा आया सीधे सीधे मेन अक्यूज के ऊपर, यानी शेयन देवानी के ऊपर। अब शेयन देवानी को लेके एक तो अरबपति, कत्ल का मुकदमा, सुपारी देने की बात, कातिल खुद एक्सेप्ट कर रहा है। ये मुकदमा शुरू होता है और मुकदमा चलता है और इस मुकदमे में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। पहली चीज़ जो एनी के घर वाले जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि हनीमून पर शेयन ने एनी का कत्ल करवाया, जबकि इन दोनों की मर्ज़ी से शादी हुई थी। दोनों शादी से पहले कई बार मिले जुले थे, अकेले में भी मिले थे, और दोनों की सहमति के बाद घर वालों ने अपनी सहमति और मंजूरी दी और उसके बाद शादी हुई। तो जब मर्ज़ी से शादी हुई, दोनों ने खुशी खुशी शादी की, तो शादी के हफ्ता 10 दिन के बाद ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा राज सामने आया जिसकी वजह से एनी की जान गई। इस चीज़ को लेकर शेयन देवानी अदालत में लगातार खामोश रहा। उसने रीज़न कुछ नहीं बताया। वो खुद को बेकसूर बताता रहा और उसने ये भी कहा कि इन 3 लोगों ने जिसने उसके ऊपर तोहमत लगाई है कि मैंने सुपारी दी है, ये झूठ है। उसने कत्ल की बात कभी मानी ही नहीं और ये लगातार कहता रहा कि इन तीनों से मेरा कोई वास्ता नहीं और ये तीनों को मैं नहीं जानता हूँ। साउथ अफ्रीकन पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन एक चीज़ पे आके वो फंस गई। इन तीनों के साथ शेयन देवानी का कोई लिंक साउथ अफ्रीकन पुलिस इस्टेब्लिश नहीं कर पाई, पैसा देने का, फ़ोन रिकॉर्ड्स या बाकी चीज़ें। हालांकि इन तीनों का कहना था कि उन्होंने कभी फ़ोन पे बात नहीं की, कभी कुछ नहीं की।
डायरेक्ट आमने सामने बात हुई थी। पुलिस अपनी जांच करती रही, लेकिन इधर ये लगातार इनकार करता रहा और मोटिव कि क्यों कत्ल हुआ ये भी नहीं बता पाया। फिर अदालत में अचानक एक ट्विस्ट आता है और श्रेयान देवानी ये कहता है कि जब ये पूछा गया कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, ये तो रिकॉर्ड पे है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में या जिस होटल के बाहर ये लोग गुस्से में यानी निकली थी, उसके सीसीटीवी फुटेज से उससे पता था कि ये दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ है। तब उसने अदालत में एक चीज़ बताई। उसने कहा कि एक्चुअली मैं समलैंगिक हूँ, गे हूँ, तो एक लड़के के साथ मुझे आपत्तिजनक हालत में एनी ने देख लिया था और वो उसका पुराना दोस्त था, और उसी के बाद ये झगड़ा आगे बढ़ा और उसी में वो बहुत गुस्से में थी और वो निकल रही थी। लेकिन फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो लगभग समझ भी गई थी, लेकिन तभी हमारा किडनैप हो गया, 3 लोग आए और हमें ले गए और उसके बाद एनी को गोली मार दी। लेकिन इस कत्ल का एनी के कत्ल से कोई रिश्ता नहीं था, मतलब इस रिश्ते का एनी के उससे कोई रिश्ता नहीं था। ये बात चलती रही। फिर उससे पूछा गया कि उस रेस्तरां में जहाँ पे आप लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, वहाँ पे आपका भी झगड़ा हुआ, सीसीटीवी फुटेज में साफ था कि एनी खुश नहीं थी। तब उसने बताया कि जिस टेबल पे एक कपल बैठा हुआ था, दरअसल उस कपल में उस लड़की को नहीं, बल्कि उसमें एक फोटोग्राफर था जो ब्राज़ीलियन नेशनल था, ब्राज़ील का सिटीज़न था, और वो उसका बहुत पुराना दोस्त था और उन दोनों के बीच में समलैंगिक रिश्ते थे। और इत्तेफाक से वो उस वक्त साउथ अफ्रीका आया हुआ था और वहीं उसने देखा और उसके बाद वो उस रात उस रेस्तरां के बाहर वो उससे मिला भी था। दोनों गले वले मिल रहे थे और तब एनी ने देख लिया था। तो यहाँ तक तो ये बात सामने आई, लेकिन इस कत्ल को लेकर वो लगातार इनकार करता रहा, मुकदमा चलता रहा। साउथ अफ्रीकन पुलिस इसके ऊपर उंगली भी उठी कि शायद ये बड़े लोग, और जैसे अपने देश में भी होता है कई बार पुलिस अपना काम, अपनी जांच ईमानदारी से नहीं करती है, सबूत जो है वो जानबूझ के अनदेखा कर देती है, सबूत पेश ही नहीं करती है, इससे छूट जाते हैं गुनहगार। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस भी कई मामलों में और रिश्वत और इन सारी करप्शन के मामले में बहुत बदनाम पुलिस फोर्स है। तो कहते हैं कि शायद पैसे के बलबूते पे इस केस को कमज़ोर किया गया। 2014 में 2010 में ये कत्ल हुआ था, 4 साल मुकदमा चला। 2014 में साउथ अफ्रीका की अदालत ने सबूतों के अभाव में श्रेयान देवानी को एनी के कत्ल से बरी कर दिया और कहा कि कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई लिंक नहीं इस्टेब्लिश हुआ, और सिर्फ उन 3 लोगों को सज़ा हुई थी, जिसमें एक को उम्र कैद, एक को 25 साल और एक को 18 साल, जो सरकारी गवाह बना। लेकिन मेन जिन्होंने कहा था इन तीनों ने कि हमें किसने पैसे दिए, किसने सुपारी दी, उसको बरी कर दिया गया। इसको लेके भी बड़े उंगलियां उठी। 2014 में जब वो बरी हो गया, इसके बाद उसके वापस ब्रिटेन जाने का रास्ता साफ हो गया और श्रेयान देवानी साउथ अफ्रीका से वापस ब्रिटेन पहुंच गया एक आज़ाद नागरिक के तौर पर, और फिर से अपने बिजनेस और बाकी चीज़ों में लगा। इधर एनी के पेरेंट्स लगातार रो रहे थे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये तक पता नहीं था कि एनी का कत्ल क्यों किया गया। 3 साल गुजर जाते हैं। 2014 में कोर्ट का फैसला आया था और श्रेयान देवानी बरी हुआ था। 2017 में श्रेयान सोशल मीडिया के ज़रिए एनी के कत्ल का एक तस्वीरों के जरिए जवाब देता है। वो एक फ़ोटो पोस्ट करता है 3 साल के बाद जब वो बरी हुआ था, और ये फ़ोटो था एक ब्राज़ील का फ़ोटोग्राफ़र है जो बहुत ही मशहूर फ़ोटोग्राफ़र वहाँ का, मार्टिन्स, उसके साथ फ़ोटो थे और वो बड़े ही अंतरंग रिश्ते वाले कुछ फ़ोटो थे, और सोशल मीडिया पे बाकायदा पोस्ट किया। और उसने अपने और उस फोटोग्राफ़र मार्टिन्स के बीच के रिश्तों का भी इस पोस्ट में खुलासा किया कि वो दोनों दोस्त हैं, दोनों गे हैं, दोनों समलैंगिक हैं और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। और इनका उसने ये भी कहा कि कई सालों से रिश्ता है। इसके बाद कहते हैं कि श्रेयान के देवानी के घर वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। मतलब 2 लड़कों के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। और तब इस पोस्ट से जो खुद श्रेयान देवानी ने किया था, एनी के घर वालों को लगा कि एनी का कत्ल क्यों किया गया था। उनका मानना था कि ये गे था, एनी ने देख लिया था और उस वक्त उसे ये डर था कि अगर ये एक तो